मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों एक के बाद एक पूरी दुनिया से लगातार बड़े बड़े समाचार आ रहे हैं। इस वक्त समाचारों का सैलाब सा नजर आ रहा है। आप देखिए, भारत के अंदर से बड़ा समाचार आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर से बड़ा समाचार आ रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट से बड़ा समाचार आ रहा है। हर तरफ से लगातार बड़े बड़े समाचार आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है और इसी बीच में खामेनेई के मरने के बाद पाकिस्तान के अंदर पूरा एक गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो शिया है वो भड़क गए और वो वहाँ पर कई शहरों में वहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं, कई शहरों में वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एक दोपहर में समाचार दिखाया था किस तरह से पाकिस्तान के लोगों पर यूएस के कमांडो जो मरीन होते हैं उन्होंने फायरिंग की और इसमें जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक तो यहाँ से बड़ा समाचार आ रहा है। दूसरा आप देखिए कि किस तरह से भारत के अंदर अभी सीसीएस की मीटिंग बुला ली गई है। जल्द ही सीसीएस की मीटिंग होने वाली है कुछ घंटों के बाद, और उसमें बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं होने जा रही है भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, भारत की आंतरिक स्थिति को लेकर के, भारत की विदेश नीति को लेकर के। तीसरा सबसे बड़ा समाचार आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में हमले, पलटवार लगातार चल रहे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट भी जो है इस पूरे युद्ध की छाया में आ चुका है अगर देखा जाए तो। और एक और जो बड़ा मोर्चा खुल रहा है वो अब तुर्की के अंदर खुलता हुआ नजर आ रहा है। सब पर हम बात करेंगे, सब विषयों पर, लेकिन सबसे पहले आज हम तुर्की पर आपसे बात करेंगे। मित्रों आप जानते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन, आप जानते हैं कि वो खुद को जो है कोई खलीफा से कम नहीं मानते हैं। और हमारे देश के अंदर आप जानते हैं कि अर्दोगन के फैन जो है वो किस तरह से फैले हुए हैं। अगर यहाँ पर जो शिया थे वो खामेनेई के बहुत बड़े बड़े फैन यहाँ पर थे, तो यहाँ पे जो सुन्नी हैं मुसलमान भारत के, वो अर्दोगन के बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन अब जो है इजराइल की मीडिया में जो चर्चा शुरू हो गई है कि अब जो इजराइल का अगला टारगेट है, जो अगला सबसे बड़ा टारगेट है, वो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान है। और इसको लेकर के इजराइल के मीडिया में, इजराइल के अखबारों में लगातार चर्चा हो रही है, कॉलम लिखे जा रहे हैं, खबर लिखी जा रही है। और इसकी वजह यह है कि दरअसल इजराइल ये मान के चल रहा है कि अब जब खामेनेई को मार दिया गया है, ईरान की ताकत को कुचला जा रहा है, तो अब ईरान की ताकत को कुचलने के बाद अगर सबसे बड़ी कोई प्रतिरोध की धुरी अगर इजराइल के खिलाफ बनने जा रहा है तो वो है तुर्की और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन। आप समझिए जिस तरह से खामेनेई को पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा चलाया इजराइल की मीडिया ने और पूरे नेतन्याहू ने, और उसके बाद उन पर हमला किया, वैसे ही अब पूरी तरीके से जो पूरी इजराइल की मशीनरी है वो इस वक्त जो है वो अर्दोगन के खिलाफ हो गई है। और अर्दोगन को ये बताया जा रहा है साहब कि अर्दोगन जो है दरअसल वो कोई राष्ट्रपति नहीं है, वो तानाशाह है और वो एडोल्फ हिटलर की तरह से है। यानी ये कहा जा रहा है कि इतिहास में जो सबसे बड़ा हत्यारा रहा यहूदियों का, हिटलर, तो हिटलर से सीधे सीधे अर्दोगन की तुलना की जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब सीधे सीधे जो इजराइल है उसका जो अगला टारगेट है वो ईरान के बाद अब तुर्की हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, उन्होंने भी एक बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जो तुर्की है वो भी जो है वो इजराइल की लिस्ट में है और वो तुर्की को किसी भी स्तर पर ऐसी ताकत नहीं बनने देंगे कि वो जरा भी इजराइल के खिलाफ में आंखें निकाल कर देख सके। कई बड़ी महत्वपूर्ण वजह है जिसकी वजह से कि अर्दोगन जो है वो निशाने पर हैं। एक तो बड़ी वजह यह है मित्रों कि खुद अर्दोगन की स्थिति भी तुर्की के अंदर बहुत कमजोर है, क्योंकि वो लगातार कई लंबे समय से वो तुर्की की सत्ता पर काबिज हैं और वहाँ पे जो विपक्ष के नेता हैं उनको तब को भी अर्दोगन जो है वो जेल में डाल चुके हैं। और इसके अलावा आप देखें तो तुर्की एक ऐसा देश है जो कि अगर हम देखें तो सैन्य क्षमता में उसकी क्षमता ईरान से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास अपनी शक्तिशाली नौसेना है, उसके पास अपनी एक शक्तिशाली एयरफोर्स है, उसके पास जो है स्टील डोम है, जो कि आप समझ लीजिए कि S-400 को जो रूस से उन्होंने लिया है अपना पूरा एक रक्षा कवच, एयर डिफेंस जो लिया हुआ है, उन सबको मिला करके उसने स्वदेशी विदेशी सब मिला करके एक पूरा अपना एक नेटवर्क बनाया है एयर डिफेंस के लिए, जिसको वो स्टील डोम कहते हैं। तो उनके पास में ऐसी नौसेना है जो कि इजराइल की भी घेराबंदी कर सकती है समुद्री तौर पर। तो और इसके अलावा जो इजराइल के पड़ोसी देश हैं जैसे सीरिया हो गया और भी जैसे इजिप्ट है, और भी तमाम अच्छे संबंध वहाँ पे न सिर्फ तुर्की के हैं बल्कि सीरिया में अगर देखा जाए तो तुर्की के एसेट्स भी वहाँ पे हैं, क्योंकि सीरिया पर तो जानते हैं आप तुर्की की जो समर्थक जो सेना है वही वहाँ पर जाकर के जो है काबिज हो गई है। तो यही वजह है कि जो इजराइल है वो तुर्की के खिलाफ इस वक्त बहुत मुखर हो रहा है। और दूसरी तरफ जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं अर्दोगन,
उन्होंने भी एक बयान दिया है, उनका बयान बहुत चर्चा में है और उनका बयान वो ये है कि याद रखना कि तुर्की का जो शहर है अनातोलिया वो इजराइल की प्रतिज्ञा भूमि में आता है। इसका मतलब समझिए क्या है। इसका मतलब यह है कि इजराइल को लेकर के बाइबिल में जो कहा गया है, जैसे बाइबिल में जो ईश्वर है वो ये ऐलान करता है कि जो पूरी मिस्र की नील नदी है और वहां से लेकर के जो फरात नदी है जो कि तुर्की तक भी आती है, 2800 किलोमीटर की पूरी लंबी ये जो फरात रिवर है, उसमें बहुत कई देश आते हैं, उसमें सीरिया भी आता है। तो मतलब बेसिकली जो ये इतनी बड़ी, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी पूरी फरात नदी है, नील नदी से लेकर के फरात नदी तक यानी इसमें तुर्की का भी क्षेत्र आ गया, जॉर्डन का भी क्षेत्र आ गया, इसमें सीरिया का भी क्षेत्र आ गया, इसमें लेबनान के भी कुछ हिस्से आ गए, इसमें इराक के भी कुछ हिस्से आ गए। तो इतना बड़ा जो पूरा क्षेत्र है जो कि बाइबल में लिखा है साहब कि ये जो वचन दिया था ईश्वर ने इजराइल को कि इतनी जमीन पर वो कब्जा करेगा। तो इसका जिक्र करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक तरह से चेतावनी दी थी अपने यहाँ के लोगों को कि भैया याद रखना कि तुर्की का जो अनातोलिया शहर है ना, वो भी जो है वो इजराइल के निशाने पर है। इजराइल उस पर भी अपना दावा करता है क्योंकि वो ये मानता है कि वो एक ईश्वरीय शक्ति द्वारा जो है वो संचालित है, जैसा कि बाइबल में कहा गया है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि एक नया मोर्चा किसी भी वक्त खुल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तुर्की की पूरी बॉर्डर लगी हुई है ईरान से, उस पूरे 500 किलोमीटर के बॉर्डर पर ऑलरेडी अपनी जो डिफेंस है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है तुर्की ने, क्योंकि उसको इस बात का डर है कि जो ईरान पर हमले हो रहे हैं तो ईरान से बड़ी संख्या में जो शरणार्थी हैं वो तुर्की में आ सकते हैं और उसको लेकर के ब्लेम गेम जो है वो इजराइल के साथ में जल्द ही कभी भी शुरू हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये एक जो सबसे बड़ा मोर्चा यहाँ पे खुल सकता है। इस वक्त तुर्की अभी वहाँ पे तुर्की पे हमला नहीं किया गया है ईरान के द्वारा, ईरान ने अभी 5-6 मुस्लिम देशों पर हमला किया है, लेकिन आप ये समझिए कि आगे मिडिल ईस्ट में जो स्थिति बन रही है, ऐसा लग रहा है कि ये माह रमजान में पूरे मिडिल ईस्ट में जिस तरह खून खराबा हो रहा है, आप सोचिए अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि यूएई जैसा देश, यूएई पर ईरान ने 165 मिसाइलें दागी हैं और 500 ड्रोन दागे हैं और उनमें से सिर्फ 35 ड्रोन जो है उसको विफल कर पाया है यूएई का एयर डिफेंस, बाकी सारे ड्रोन अंदर गए हैं। तो अभी वहाँ से भी बहुत खून खराबे की तस्वीरें, बहुत वहाँ पे भी बहुत धमाके की तस्वीरें धीरे धीरे करके आ रही हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में जो माहौल है पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि एक ऐसा माहौल हो गया है जहाँ पर कि जो खामेनेई की मौत हुई है उस मौत के गुस्से की आग में जो है, ईरान के गुस्से की आग में पूरे मिडिल ईस्ट के देश जलने वाले हैं। बहुत से लोग दावा कर रहे हैं साहब कि खामेनेई जो है वो कहीं भाग गए, खामेनेई रूस चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तस्वीरें आ गई हैं, फोटो आ गए हैं जहाँ पे हमला हुआ है, जहाँ पे कि GBU 57 30 GBU 57 जो बंकर ब्रस्टर बम है जहाँ पर दागे गए, जहाँ पर फोड़े गए हैं, तो उस जगह पर जो है लाश उनकी मिली है, वहाँ पे उनकी लाश को ले लिया गया है। उनकी लाश की फ़ोटो भी हर जगह पे वायरल हो रही है। तो वो सब अफवाहें हैं, उस पर कोई आपको ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल अभी जो स्थिति चल रही है पाकिस्तान के अंदर, उसकी अगर हम बात करें मित्रों, तो पाकिस्तान भी इस वक्त एक बड़े ट्रबल से गुजर रहा है। क्यों गुजर रहा है? क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है और यहाँ पे कराची जैसा शहर है, लाहौर है, इस्लामाबाद है और भी तमाम शहर, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के कुछ शहर है, यहाँ पे शिया आबादी, शिया मुसलमानों की आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। और ये जो आबादी है ये खामेनेई की मौत के बाद भड़क गई है, ये सड़कों पर उतर आई है और इस्लामाबाद में प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पे जो है धारा 144 लगा दी गई है। लाहौर के अंदर जो अमेरिका का वाणिज्य दूतावास है वहाँ पर जम करके प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। और कराची में तो जो अमेरिका का दूतावास है वहाँ पर बड़ी संख्या में जो शिया मुसलमान थे वो वहाँ पर घुस गए, उन्होंने वहाँ पर खूब तोड़फोड़ की। इसके बाद जो अमेरिका के जो यूएस के जो मरीन कमांडो थे उन्होंने सीधे अमेरिका के दूतावास के अंदर से फायरिंग कर दी, ओपन फायरिंग कर दी सबके ऊपर। और उसमें 40 लोग जो थे वो उसमें घायल हुए थे, खबर आ रही थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनमें से 13 लोग तो वहीं के वहीं मर गए थे, बाकी 34 लोगों की अब तक वहां पे डेथ हो चुकी है। यानी सोचिए कितनी बड़ी बात है कि किसी देश के अंदर उस देश के राष्ट्रपति की, उस देश के प्रधानमंत्री की, उस देश के सेना प्रमुख की क्या औकात है, क्या हैसियत है कि अमेरिका बहादुर का जो कमांडो है वो उस देश के नागरिकों को ओपन फायरिंग करके 34 लोगों को मार दे रहा है। ऐसी मतलब बेइज्जती हो रही है पूरे पाकिस्तान की, कोई इज्जत जिसकी नहीं है, क्या उसकी बेइज्जती भी होगी। लेकिन नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं पाकिस्तान की बदनामी के पूरी दुनिया के अंदर, जो आज तक न कभी देखा गया न कभी सुना गया। ये अपने आप में एक अलग पूरा का पूरा युद्ध जो है पाकिस्तान के अंदर चल रहा है।
इसके अलावा पिछले 24 घंटे में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इनके बीच भी लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर जलालाबाद, काबुल, कंधार, इन तमाम इलाकों पर जो है एयर स्ट्राइक की है, और जो अफगानिस्तान की सेना है, जो तालिबान की सेना है, वो भी लगातार जो है इनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर रही है। तो आप ये समझिए कि इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, वो अलग की चीज़ है। बाकी भारत के अंदर एक बड़ा घटनाक्रम ये है कि भारत में CCS की मीटिंग जो है वो 9:30 बजे रात में होने जा रही है। इस मीटिंग को प्रधानमंत्री मोदी लेंगे, इसमें वित्त मंत्री रहेंगे, इसमें विदेश मंत्री रहेंगे, इसमें रक्षा मंत्री रहेंगे, इसमें जो गृह मंत्री शामिल होंगे, इसमें NSA को इसमें जो है बुलाया जा सकता है, रहेंगे, बल्कि रक्षा सचिव इसमें रहेंगे, तो और भी जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो इसमें रहेंगे। और ये जो बैठक पूरी होने जा रही है, इस बैठक में बहुत कुछ तय होगा, क्योंकि ईरान में जिस तरह से खामेनेई का पतन हुआ है, उसके बाद अब पूरा सिनेरियो यहाँ पर बदल गया है पूरे मिडिल ईस्ट का। ऐसी स्थिति में अब जो है भारत को एक बार दोबारा से अपनी सभी विदेश जो उसके फॉरेन एसेट्स हैं उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या स्थिति होगी। आप देखिए जो अमेरिका इजराइल का हमला है वो चाबहार में भी हुआ है। चाबहार पोर्ट जानते हैं आप, भारत ने उसको लिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इन सब पे चर्चा होगी। इसके अलावा आप देखिए यहूदी और अमेरिकी, ये लोग हर जगह पूरी दुनिया में निशाने पर आ चुके हैं। अब इन भारत के अंदर जहाँ जहाँ भी यहूदी बस्तियाँ हैं, वहाँ पर जो आंतरिक सुरक्षा, जो कि आप गृह मंत्री अमित शाह का मोर्चा है, उनसे कहा जाएगा भाई कि आप देखिए कि कोई कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखिए पूरे भारत में, कश्मीर में, लखनऊ में, तमाम जगहों पर जहाँ पर शिया बहुल इलाके हैं, वहाँ पर किस तरह का रोना पिटना मचा हुआ है, छाती पीट मातम चल रहा है। ऐसा रो रहे हैं वहाँ पे कि आप लगेगा कि पता नहीं कौन मर गया हो, कोई रिश्तेदार इनका मर गया हो, ऐसा लग रहा है वहाँ आप देखिएगा तस्वीरों को। तो उसको भी संभालना है, उसको भी देखना है। होली बिल्कुल आने वाली है, लखनऊ में जो शिया जो है मातम मना रहे हैं, और होली जो है वो 2 दिन बाद है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसी स्थिति बन रही है कि जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। इसके अलावा अगर आप हमारी सामुद्रिक सीमाएं देखें, उसको हमें देखना पड़ेगा। समुद्र में चूंकि जो बंद कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा संकट बढ़ सकता है, उसको लेकर के पूरी चर्चा होनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखिए समुद्र में हमारे जो तेल टैंकर्स होते हैं, उनके सुरक्षा का क्या होगा, उसकी हमको चर्चा करनी पड़ेगी। तो सब बहुत सारे मसले जो है वो इकट्ठा हो गए एक साथ में। तो CCS की मीटिंग जो है आज रात को 9:30 बजे बुलाई गई। ये अपने आप में बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। मित्रों, इसके अलावा अगर देखें तो लगातार ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध जो है अमेरिका, इजराइल और ईरान का बहुत लंबा खिंचने जा रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि अभी समाचार ये आया है कि जो ईरान का तबरीज़ एयरबेस है, वहाँ पर इजराइल ने हमला किया है, और जो वहाँ पे F4 है, F5 जो कि ईरान के विमान हैं, उन विमानों को हमला करके उनको नष्ट कर दिया है। इसके अलावा ईरान ने पलटवार किया है इजराइल के ऊपर। वहाँ पे जेरूसलम में उन्होंने एक इमारत को टारगेट किया था, वहाँ पे 20 लोग लगभग घायल हो गए, उसमें एक बच्चा भी घायल हुआ है। ये समाचार वहाँ पे आ रहे हैं। और इसके अलावा नेतन्याहू ने एक अपील की है, नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ी अपील की है। नेतन्याहू ने ये कहा है कि जो लोग भी ईरान के रहने वाले हैं, वो सभी लोग जो है सड़कों पर उतर आएँ और विद्रोह करें, और हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। ये ऐतिहासिक मौका है, वहाँ पे आपको रिजीम चेंज करना है। तो ये अपील जो नेतन्याहू ने की है, इस अपील को कई भाषाओं में, पारसी भाषा में भी, ईरानी भाषा में भी, हर जगह पे इसको ट्रांसलेट करके वहाँ पे प्रसारित करवाया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा समाचार है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और समाचार बड़ा जो है वो अफ़गानिस्तान से भी आ रहा है, जहाँ पे अफ़गानिस्तान ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान का एक फ़ाइटर पायलट जो है वो उनके कब्ज़े में है, और उसको लेकर के भी पाकिस्तान को बुरी तरीके से बदनामी झेलनी पड़ रही है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, माह रमज़ान जो मुबारक चल रहा है, उसकी पूरी डिटेल हमने आपको बताई। आपके इस पर क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा, अपने कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।